हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? मजामा। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग प्यारे बच्चों, यहाँ से एक अनुप्रयोग पेपर में 100% आओगा 3 नंबर का सन 2026। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में यूज होंगे। सबसे पहले हम घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास 3 घनत्व होते हैं, एक रेखीय आवेश घनत्व, एक पृष्ठ आवेश घनत्व और एक आयतन आवेश घनत्व। तो प्यारे बच्चों जा रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व प्यारे बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मान लो प्यारे बच्चों, ये एक L लंबाई का वायर और हमने इस पे Q आवेश समान रूप से विस्तृत कर दिया। मान लो 1 मीटर पे 4 कूलाम आवेश है तो 2 मीटर पे 8 कूलाम आवेश होगा और 3 मीटर पे 12 कूलाम आवेश होगा। तो प्यारे बच्चों रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और लैम्डा हो जाएगा Q/L। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। प्यारे बच्चों अगर मैं इसके SI मात्रक की बात करूं, SI मात्रक, तो प्यारे बच्चों इसका SI मात्रक होता है कूलाम पर मीटर। SI मात्रक होता है प्यारे बच्चों कूलाम पर मीटर। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। प्यारे बच्चों यह एक अदिश राशि है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। प्यारे बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। पृष्ठ आवेश घनत्व तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। मान लो प्यारे बच्चों ये एक प्लेट और मैंने क्या करा, इस पे Q आवेश समान रूप से विस्तृत कर दिया। तो प्यारे बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो ये हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। इसका मतलब ये है, मान लो 1 मीटर स्क्वायर पे 10 कूलाम आवेश है तो 2 मीटर स्क्वायर पे 20 कूलाम होगा, 3 मीटर स्क्वायर पे 30 कूलाम होगा, 4 मीटर स्क्वायर पे 40 कूलाम होगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा, या 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना होगा, वही कहलाता है पृष्ठ आवेश घनत्व। प्यारे बच्चों अगर मैं इसके SI मात्रक की बात करूं, SI मात्रक प्यारे बच्चों वो होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर और ये भी एक अदिश राशि है। अदिश राशि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और आता है हमारा आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व प्यारे बच्चों इसे रिप्रेजेंट करते हैं रो से, आयतन आवेश घनत्व। और ये होता है प्रति एकांक, प्रति एकांक, प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं।
आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्यारे बच्चों ऐसा समझो ये एक घन या ये एक डब्बा, इस डब्बे के अगर अंदर भी आवेश है, पहली बार क्षेत्रफल पे था, अब क्या होगा बॉडी के अंदर भी है, मतलब कि जो आवेश है वो आयतन में भी है। हमने क्या करा क्यू आवेश इसके अंदर तक भर दिया, तो जब आयतन के अंदर भी आवेश आ जाओगा उसे बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों रो से। तो ये हो जाएगा रो इक्वल क्यू अपॉन में वी। प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अगर प्यारे बच्चों में इसके एसआई मात्रक की बात करूं वो हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब, और राशि कौन सी है प्यारे बच्चों अदिश राशि। इसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो प्यारे बच्चों अब हमारा यहाँ से गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग स्टार्ट हो जाते हैं और हम बात करते हैं पहले अनुप्रयोग की। प्यारे बच्चों हेडिंग बनाओ और इस पर लिख दो 2026, क्योंकि पेपर में हर हाल में होगा 3 नंबर का। तो प्यारे बच्चों हेडिंग बनाते हैं अनंत लंबाई के चालक, या ब्रैकेट में लिख लो प्यारे बच्चों तार के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 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 प्यारे बच्चों क्या है हमारा पहला अनुप्रयोग कि अनंत लंबाई के तार के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें बोला गया है अनंत लंबाई का तार, तो हम क्या करते हैं अनंत लंबाई का तार बना लेते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा अनंत लंबाई का तार। प्यारे बच्चों ये इधर भी अनंत तक जाऊंगा और इधर भी अनंत तक का बढ़ जाऊंगा। अब हम क्या करते हैं इस पे क्यू आवेश समान रूप से विसरित कर देते हैं। क्यू आवेश समान रूप से विसरित कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने क्या करा इस पे क्यू आवेश समान रूप से विसरित कर दिया। अब हम क्या करते हैं इस पे इसके ऊपर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ऐसा मान लेते हैं इसके ऊपर जो ये अनंत लंबाई का तार है इसके ऊपर एक काल्पनिक पृष्ठ है और वो भी बेलन के रूप में। ऐसा मान लेते हैं इसके ऊपर एक काल्पनिक पृष्ठ है जो कि बेलन के रूप में। ऐसा एक्चुअल में कोई पृष्ठ नहीं होता, बस हम एक कल्पना करते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। बस ऐसा सोचते हैं कि इसके ऊपर जहां तक ये अनंत तक का जा रहा है ऐसा ही उसके ऊपर एक काल्पनिक बेलन पृष्ठ है। तो प्यारे बच्चों मैं वो बना देता हूं, मान लो ये वो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बेलन के रूप में। तो प्यारे बच्चों हमने क्या मान लिया कि जो ये तार है अनंत लंबाई का जिस पे हमने क्यू आवेश समान रूप से विसरित कर रखा, इस पे एक अनंत लंबाई का गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है। तो हमने क्या करा सबसे पहले इस पे एक पॉइंट छोटा सा पॉइंट लिया, छोटा सा क्षेत्रफल कट कर लिया और इस अनंत लंबाई के तार के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी धन आवेश से ऐसे ऊपर की तरफ और नीचे से देखेंगे तो नीचे की तरफ। सपोज करो ये मेरा हाथ एक अनंत लंबाई का तार है और इस पे क्यू आवेश हमने समान रूप से विसरित कर दिया, तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी ऐसे बाहर की तरफ आ रही होंगी और नीचे से देखेंगे तो नीचे की तरफ आ रही होंगी। तो इस पॉइंट के लिए जो ये बिंदु लिया मैंने छोटा सा, इससे विद्युत बल रेखाएं आ रही होगी बाहर की तरफ ऐसे ही।
अब इसका क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा? ये क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा, ये बॉडी की सतह के लंबवत और बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। डीए मतलब छोटा सा क्षेत्रफल। ऐसे इस पृष्ठ से, क्योंकि जो हमारा बेलन होता है उसमें 2 समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ होता है, तो हमें पूरे बेलन को कवर करना है कि दोनों समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ, इनके बीच में जो कोण बना प्यारे बच्चों वो बना 90 डिग्री का, जो एंगल बना वो बना 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं तो ऐसे बाहर की तरफ जा रही होगी, पर जब हम इस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश देखेंगे वो हमें बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा जो उसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो बॉडी के लंबवत होगा और बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे समतल पृष्ठ पे ऐसे ही एक पॉइंट लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल काट लेते हैं। यहां से भी वैद्युत बल रेखाएं जो होगी वो बाहर की तरफ आती हुई दिखाई पड़ेगी। सर इसका क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा? हम इसका जो ये समतल पृष्ठ है ऐसा इससे बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा, बॉडी के लंबवत होगा। उस साइड होता है हमेशा क्षेत्रफल सदिश जिस साइड हम देखते हैं, और बॉडी के लंबवत और बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो हमारे 2 समतल पृष्ठ कवर हो गए, क्योंकि हमें पूरी बॉडी को कवर करना है। अब आते हैं हम वक्र पृष्ठ पे। हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक छोटा सा क्षेत्रफल काटते हैं, और जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा बाहर की तरफ और सतह के लंबवत, बाहर की तरफ और सतह के लंबवत। मान लो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्षेत्रफल काट लिया तो ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो ये हमारा डीए। और ऐसे ही यहाँ से वैद्युत बल रेखा भी आओगी धनावेश के कारण, ई और डीए दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाओगे। जब भी 2 सदिश सेम डायरेक्शन में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है प्यारे बच्चों 0 डिग्री का। जब भी 2 सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है प्यारे बच्चों वो बनता है 0 डिग्री का। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना फ्लक्स लिखते हैं। इस गोले का मतलब होता है पूरी बॉडी को क्लोज करना, और ये है समाकलन का साइन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। प्यारे बच्चों, डॉट हटाओगे, ये बनेगा ई डी ए कोस थीटा 1 पहली कंडीशन के लिए। फिर दूसरी कंडीशन के लिए बनेगा प्यारे बच्चों ई डी ए कोस थीटा 2, और प्यारे बच्चों तीसरी कंडीशन के लिए बनेगा ई डी ए कोस थीटा 3। प्यारे बच्चों, हमने डॉट हटाया, कोस आया, पहले वाले के लिए ई डी ए कोस थीटा 1, दूसरे के लिए ई डी ए कोस थीटा 2 और तीसरी के लिए ई डी ए कोस थीटा 3। प्यारे बच्चों, अब मैं तीनों के एंगल लिख देता हूँ। थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, थीटा 2 कितना है 90 डिग्री, और थीटा 3 कितना है प्यारे बच्चों 0 डिग्री। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करा, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और ये आया ई डी ए कोस 90, थीटा 2 का वैल्यू थीटा 2 की पोजीशन पे पुट कर दिया, ई डी ए कोस 90 प्लस ई डी ए कोस 0। प्यारे बच्चों, जो कोस 90 का वैल्यू होता है ये 0 है, तो इसका पूरा का पूरा खानदान मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ ई डी ए कोस 90 को, कोस 90 का वैल्यू 0, और जैसे 0 का पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पूरा खानदान 0 हो जाएगा। उसके बाद कोस 0 का वैल्यू होता है 1, ई डी ए इंटू में 1। प्यारे बच्चों, जो ये समाकलन का साइन होता है ये ओनली डी वाली वैल्यू पे लगता है, जिस वैल्यू में चेंज आता है, या इसके फैमिली के मेंबर पे लगता है जो इसके जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, समाकलन का साइन डी का मतलब सर छोटा सा चेंज, स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब बड़ा चेंज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम ई को तो बाहर निकाल देंगे, और जो ये समाकलन है ये ओनली डी वाली वैल्यू पे लगा देंगे। और समाकलन का मतलब होता है छोटी छोटी इन्फानाइटली स्मॉल वैल्यू को ऐड करना, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना। ऐसे हम यहाँ क्या करेंगे, डी ए डी ए डी ए डी ए ऐड करते जाओगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाओगा ए। प्यारे बच्चों, एक और चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, जो थीटा 1 था समतल पृष्ठ पे वो था 90 डिग्री, जो थीटा 2 था दूसरे समतल पृष्ठ पे वो भी 90 डिग्री था। इन दोनों की वजह से जो फ्लक्स का वैल्यू है वो हो जाएगा 0 डिग्री। इन दोनों की वजह से जो फ्लक्स का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा केवल वक्र पृष्ठ पे, जहाँ पे थीटा 3 जो बना है वो 0 डिग्री बना है। प्यारे बच्चों, अब जैसे हम डी ए जोड़ते जाओगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा ए।
और हम ये जानते हैं बेलन का जो वक्र, क्योंकि समतल पृष्ठ का तो क्षेत्र फ्लक्स ही 0 हो गया तो वहाँ का क्षेत्रफल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें जो ओनली जो फ्लक्स मिला वो मिला वक्र पृष्ठ पे, और वक्र पृष्ठ का बेलन का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों वो होता है 2 पाई RH। बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई RH, और h की जगह हमने क्या ले रखा है, L ले रखा है। तो कितना हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कि सर A = 2 पाई RL, A = 2 पाई RL। तो हम क्या करेंगे, यहाँ A को रिप्लेस कर देंगे 2 पाई RL से, और प्यारे बच्चों ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई RH, और h की जगह कितना ले रखा प्यारे बच्चों L। उसके बाद क्योंकि उसने ये बोला था कि अनंत लंबाई के तार के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, तो गॉस की प्रमेय कभी यूज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो प्यारे बच्चों जैसे हम यहाँ गॉस की प्रमेय यूज करेंगे, गॉस की प्रमेय क्या होती है कि सर Q/में एप्सिलॉन नॉट, बॉडी के अंदर जितना आवेश है उसे डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, बॉडी के अंदर जितना आवेश है उससे किसे डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। प्यारे बच्चों जब मैंने ये बताया था अगर किसी तार पे आवेश हो तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व, कि प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश है। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे यूज करूँगा लैम्डा, कि सर लैम्डा क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। तो यहाँ से L को मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा डिवाइड से, तो ये बन जाएगा Q = लैम्डा इंटू L, Q = लैम्डा इंटू L। और प्यारे बच्चों मैं क्या करूँगा, इसे Q की पोजीशन पे रख दूँगा उठा के, तो फाई = Q की पोजीशन पे रखेंगे तो ये बनेगा लैम्डा इंटू में L, और इसके नीचे क्या था प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों फाई = हमने क्या करा, Q की पोजीशन पे Q का वैल्यू रखा लैम्डा इंटू में L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों और ये पहले वाला था हमारा समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर, वो समीकरण 1 को समीकरण नहीं ऐसा समझो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो प्यारे बच्चों ये भी फाई है और ये भी फाई है, दोनों अगर दोनों ही फाई है तो हम इन दोनों को इक्वेट करा सकते हैं। तो E × 2 पाई RL, और ये बन जाएगा लैम्डा इंटू में L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों L से L कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 पाई R यहाँ मल्टीप्लाई में था तो नीचे किस में चला गया, डिवाइड में, तो ये बन गया 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों अनंत लंबाई के तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र आता है वो आता है E = λ/2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, E = λ/2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखूं तो मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और प्यारे बच्चों हम ये जानते हैं कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है 2, वो होता है K, तो ये बन जाएगा 2K λ/R। प्यारे बच्चों जो विद्युत क्षेत्र होता है अनंत लंबाई के तार के कारण उसका जो फॉर्मूला आया और जिसका सूत्र आया वो आया E = λ/2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और प्यारे बच्चों जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है K, तो ये बन जाएगा 2K λ/R। प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा, जो E है ना वो व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है R के, और व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती के ग्राफ कैसे बनेंगे प्यारे बच्चों, ये E वर्सेस R का ग्राफ, तो व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती का ग्राफ ऐसा बनेगा पैराबोला टाइप, E व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती R। जैसे ही R बढ़ेगा देखो प्यारे बच्चों E धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पहला अनुप्रयोग जिसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया अनंत लंबाई के तार के कारण E = λ/2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, E = λ/2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। अब हम चलते हैं दूसरे अनुप्रयोग पे। अनंत लंबाई के चादर के कारण प्यारे बच्चों हम हेडिंग बना लेते हैं अनंत
लंबाई की अनंत लंबाई की चादर के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अनंत लंबाई की चादर के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अनंत लंबाई की चादर के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये भी बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि ये भी बोर्ड में अगर इससे पहले वाला आया वो भी 3 नंबर का होगा, अगर ये आया तो ये भी 3 नंबर का होगा। प्यारे बच्चों, इस पर लिख लो, 3 स्टार बना लो। इस साल ये 2026 में 100% आओगा। प्यारे बच्चों, इसे बार बार लिख के देखना है, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस और बेहतरीन हो जाए और पेपर में विदिन सेकंड करके आ जाओ। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं अनंत लंबाई की चादर। सपोज करो ये हमारी अनंत लंबाई की चादर, हमने क्या करा, इस पे Q आवेश समान रूप से विसरित कर दिया। Q आवेश समान रूप से विसरित कर दिया और हमने क्या करा, इसमें एक काल्पनिक बेलन बना दिया, जो इसके अंदर से पिंचर आउट करके जा रहा है। ऐसा समझो, मान लो ये प्लेन शीट और इसके अंदर से ऐसा बेलन आर पार हो रहा है, और हमने क्या करा, इस पे Q आवेश समान रूप से विसरित कर दिया। Q आवेश समान रूप से विसरित कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ पूरे को कवर करेंगे। दोनों समतल पृष्ठ और बेलन के वक्र पृष्ठ पूरे को क्या करेंगे, इसे पूरे को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिया और यहाँ पे मान लो ये ऐसी प्लेन सी, तो इससे जो विद्युत बल रेखा होंगी वो आ रही होगी बाहर की तरफ, और पीछे की तरफ से देखेंगे जाकर तो उधर पीछे की तरफ आ रही होंगी और होगी सतह के लंबवत। तो प्यारे बच्चों, इस छोटे से पॉइंट के लिए यहाँ से विद्युत बल रेखा बाहर की तरफ आ रही होगी, जिसका नाम E, और इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा DA। तो दोनों सेम दिशा में है तो एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री का। जब भी दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है प्यारे बच्चों, वो बनता है 0 डिग्री का। ऐसे ही प्यारे बच्चों, इधर भी विद्युत बल रेखा पीछे की तरफ धनावेश से ऐसे जा रही होगी और इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा। दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। प्लेट से इधर विद्युत बल रेखाएं निकल रही होगी, क्योंकि हम ये मान लेंगे, क्योंकि ये एक इन्फाइनाइटली स्मॉल प्लेट है, ये परमाणु की लास्ट वाली झिर्री है जिस पे केवल धन आवेश है। इधर से देखेंगे, इधर से बल रेखाएं आती हुई दिखाई पड़ेंगी, और इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से भी बल रेखाएं आती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो पहले वाले पृष्ठ समतल पृष्ठ के लिए E और DS सेम डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। दूसरे वाले समतल पृष्ठ के लिए E और DS सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 2 का वैल्यू भी 0 डिग्री। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ वक्र पृष्ठ पर जाते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल काटते हैं तो वो सतह के लंबवत होगा, और यहाँ से E ऐसे आओगा। E और DA एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे, तो थीटा 3 का वैल्यू जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें कुछ नहीं बनाना है, बस हमें E और DA के बीच में एंगल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फाई इक्वल होता है क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA, E डॉट DA, और जैसे ही मैं डॉट हटाऊंगा प्यारे बच्चों आऊगा E DA कोस थीटा 1, और फिर आऊगा E DA कोस थीटा 2 प्लस E DA कोस थीटा 3।
ई डी ए कोस थीटा 1 प्लस ई डी ए कोस थीटा 2 प्लस ई डी ए कोस थीटा 3। प्यारे बच्चों मैं क्या करूँगा, सबके वैल्यू लिख दूंगा। थीटा 1 कितना बना 0 डिग्री, थीटा 2 कितना बना 0 डिग्री और थीटा 3 प्यारे बच्चों कितना बना 90 डिग्री। सबका वैल्यू पुट कर दो तो फाई इक्वल ई डी ए कोस 0 प्लस ई डी ए कोस 0 प्लस ई डी ए कोस 90। प्यारे बच्चों ई डी ए कोस 0 प्लस ई डी ए कोस 0 और थीटा 3 क्या था कोस 90। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम इनकी कोस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये बन जाएगा ई डी ए इंटू में 1 और यहाँ पे भी कोस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा ई डी ए इंटू में 1। प्यारे बच्चों कोस 90 कितना होता है 0। अब मैंने तुम्हें ये बताया था जो ये समाकलन का साइन होता है ये ओनली उस वैल्यू पे लगता है जिस वैल्यू में चेंज आता है। जिस वैल्यू में क्या आता है चेंज, कांस्टेंट वैल्यू समाकलन से बाहर आ जाओगी। तो फाई इक्वल ई, ये समाकलन का साइन लग गया डी पे, ये बना डी ए, यहाँ से भी ई बाहर आ गया और समाकलन का साइन लग गया डी ए पे। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम समाकलन का मतलब क्या होता है छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना, डी ए ऐड करते जाओगे तो एक दिन कुल क्षेत्रफल बन जाओगा ए। तो ये बन जाओगा फाई इक्वल ई ए और ये भी बन जाओगा ई ए। दोनों को ऐड करेंगे तो फाई इक्वल मिलेगा 2ई ए। फाई इक्वल कितना मिल जाएगा 2ई ए। प्यारे बच्चों गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों यहाँ प्लेट पर आवेश है और जब प्लेट पर किसी प्लेट पर या किसी क्षेत्रफल पर पे आवेश होता है तो हम यूज करते हैं सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन में ए, तो यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू में ए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फाई इक्वल क्यू के पोजीशन पे क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा इंटू में ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हमने क्या करा, सिग्मा क्या होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन में ए। यहाँ ए डिवाइड में था, इधर किस में चला गया मल्टीप्लाई में, तो क्यू इक्वल कितना आ गया सिग्मा इंटू में ए और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया फ्लक्स आ गया। अब ये भी फाई और ये भी फाई, तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 2ई ए इक्वल सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा 2ई अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आकर ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों अनंत लंबाई की चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र आता है वो आता है ई इक्वल सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट वैल्यू होता है जो दूरी पे निर्भर नहीं करता है। ये कांस्टेंट वैल्यू होता है जो दूरी पे निर्भर नहीं करता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ई वर्सेस आर का तो ऐसे कांस्टेंट ग्राफ बनेगा कि ई का वैल्यू फिक्स रहेगा, आर में कितना भी परिवर्तन कर लो ई का वैल्यू फिक्स रहेगा, आर में कितना भी परिवर्तन कर लो, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक नियत का मान है ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा। तुम प्लेट यहाँ पे रख के अगर अमेरिका में भी जाके विद्युत क्षेत्र चेक करोगे तब भी इसका वैल्यू चेंज आएगा, जापान में भी जाके चेक करोगे तब भी इसका वैल्यू सेम आएगा, वैल्यू में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, क्योंकि ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अनुप्रयोग की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट अनुप्रयोग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किसी खोखले गोले के कारण किसी खोखले गोले के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी खोखले गोले के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से
सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किसी खोखले गोले के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किसी खोखले गोले के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, मान लो हमारे पास एक खोखला गोला प्यारे बच्चों मान लो ये खोखला गोला जिसकी त्रिज्या r, जिसकी त्रिज्या कितनी है r, मान लो प्यारे बच्चों ये खोखला गोला जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R और इसका केंद्र मान लिया C। हमने क्या करा, इस खोखले गोले पर Q आवेश समान रूप से वितरित कर दिया। इस खोखले गोले पर Q आवेश समान रूप से वितरित कर दिया। आवेश केवल इसके पृष्ठ पे है, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होगा। हमने क्या करा, Q आवेश इसके पृष्ठ पर, इसकी सतह पर समान रूप से वितरित कर दिया। अब हमने क्या लिया, हम इस स्मॉल r दूरी पे जाके, r त्रिज्या पे जाके हमने काल्पनिक गोला बनाया जिसे हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। एक काल्पनिक गोला बनाया और जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। और हमने यहाँ पे क्या करा, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया dA जो कि पृष्ठ के लंबवत होगा और इसकी दिशा पृष्ठ के बाहर होगी dA। और प्लस धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं भी बाहर की तरफ आओगी तो E और dA सेम डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू बनेगा प्यारे बच्चों 0 डिग्री। इसमें हम 3 केस ले होंगे, एक तो आउटसाइड मतलब कि बाहर की तरफ, एक एट द सरफेस गोले के पृष्ठ पर, और एक इनसाइड मतलब गोले के अंदर। तो प्यारे बच्चों जब मैं आउटसाइड वाला केस लिखूंगा तो लिखूंगा स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, तो ये केस हो जाएगा गोले के बाहर का, मतलब कि गोले के आउटसाइड। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ लिखेंगे फाई इक्वल ई डॉट डी ए, फाई इक्वल ई डॉट और डी ए, और जैसे ही डॉट हटाऊंगा तो आओगा प्यारे बच्चों ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चों 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी ए दोनों सदिश एक ही दिशा में है, और जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनके एंगल बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 0 डिग्री का। तो फाई इक्वल ई डी ए कोस 0, और कोस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये बन जाओगा ई इंटू डी ए, और कोस 0 का वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे, ई को बाहर कर देंगे तो ये बन जाओगा डी ए, और जैसे ही डी ए जोड़ते जाओगे तो कुल क्षेत्रफल बन जाओगा ए। और प्यारे बच्चों गोले का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कैपिटल आर ले सर या स्मॉल आर, क्योंकि जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है जो उसका क्षेत्रफल लिया जाएगा, और गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो है आर। प्यारे बच्चों स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या। और कैपिटल आर क्या है प्यारे बच्चों, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। स्मॉल आर गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या और कैपिटल आर क्या है प्यारे बच्चों, गोले की त्रिज्या। अब मैं यहाँ गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, और ई के पोजीशन पे ये वैल्यू उठा कर रख दूंगा तो ये बन जाएगा ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बन गया समीकरण नंबर 1। प्यारे बच्चों अब मैं क्या लगाऊंगा, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से
गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है? ये होता है फाई इक्वल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बॉडी के अंदर कुल कितना आवेश है उसे किससे डिवाइड कर दो? एप्सिलॉन नॉट से। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो, ये गॉसियन पृष्ठ है, ये गॉसियन गोला है जिसके अंदर ये पूरा क्यू आवेश आ रहा है, क्योंकि ये ऐसा काम कर रहा है सेकेंडरी गोला, एक गोले के ऊपर उसी केंद्र से दूसरा गोला, तो ये पूरा गोला इसके अंदर आ गया और इस पूरे गोले पर कितना आवेश है? क्यू आवेश। तो हम पूरा ही ले लेंगे फाई इक्वल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2 और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो ये हमारा बन जाऊगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो E निकल के आया प्यारे बच्चों, वो निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो भी इतनी होती है, E इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने पे ये गोला भी बिंदु आवेश की तरह लगेगा कि जो सारा आवेश है वो केंद्र पे रखा हुआ है, किसी बिंदु पे रखा हुआ है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के बाद। इसलिए इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम आया बाहर की तरफ कि E इक्वल के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों और ये विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती है, अगर R बढ़ेगा तो E घटेगा। तो जैसे ही हम गोले से बाहर की तरफ जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कम होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। प्यारे बच्चों अब मैं बात करूंगा सतह पर। सतह पर प्यारे बच्चों ऐसा समझो मैंने क्या करा, इस गॉसियन पृष्ठ को कंप्रेस करना शुरू करा और कंप्रेस तब तक करता गया जब तक स्मॉल r किसके बराबर नहीं हो गया, कैपिटल R के। तो फिर हम कहाँ पे पहुँच गए? हम पहुँच गए गोले की सतह पर, गोले के पृष्ठ पर। तो स्मॉल r इस कंडीशन में किसके बराबर हो जाऊगा? कैपिटल R के। तो यहाँ से हम चले जाओगे गोले के पृष्ठ पर और ये विद्युत क्षेत्र बनेगा E इक्वल के क्यू अपॉन में R और ये E का मैक्सिमम वैल्यू होगा प्यारे बच्चों। मैक्सिमम मतलब सर अधिकतम वैल्यू हो जाऊगा। ये E का कैसा वैल्यू बन जाऊगा? अधिकतम। तो तुम्हें ये पता लगा जो गोले के कारण जो सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र होगा वो उसके पृष्ठ पे होगा, वो उसकी सतह पे होगा। अब प्यारे बच्चों हम क्या चलते हैं, अब हम चलते हैं गोले के अंदर। गोले के अंदर मान लो ये हमारा वो गोला था जिस पे क्यू आवेश समान रूप से विस्तृत था। ये हमारा गोला जिसकी त्रिज्या r थी और इस पे हमने क्यू आवेश समान रूप से विस्तृत कर रखा था। अब हमें गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या करा, इसके अंदर एक गॉसियन पृष्ठ बनाया स्मॉल r त्रिज्या पे जाके, ये बना दिया स्मॉल r त्रिज्या पे जाके गॉसियन पृष्ठ। प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था जो गॉस का नियम ये बोलता था किसी बंद पृष्ठ से जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर रखे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये पूरी स्टेटमेंट लगा देंगे। पर प्यारे बच्चों जो सारा आवेश है वो गोले के पृष्ठ पे है, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है। अगर गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है तो हम यहाँ आवेश का वैल्यू 0 रख देंगे। तो E डॉट DA इक्वल 0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और जब हम 0 को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि E और D डॉट DA तभी 0 हो सकता है जब E का वैल्यू क्या रहा हो, 0 रहा हो, क्योंकि अंदर कोई आवेश ही नहीं है। जब अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कब कैसे बनेगा? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश की वजह से बनता है, क्योंकि धन आवेश होगा तो वहाँ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की निकलती हुई दिखाई पड़ती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पर गोले के सतह पे आवेश है तो उससे बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं दिखाई पड़ेगी, अंदर की तरफ दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदर तो कोई आवेश नहीं है। इसलिए अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र भी प्यारे बच्चों कितना आ गया? 0। बाहर की तरफ कितना आया था? E इक्वल के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। R बढ़ेगा तो E घटेगा। और जब पृष्ठ की बात करी, जब स्मॉल r बराबर हो गया कैपिटल R के, तो ये आया अधिकतम। प्यारे बच्चों जब हमने बात करी किसकी? अंदर की, तो अंदर की तरफ के लिए जो स्मॉल r था वो लेस देन हो गया किससे? कैपिटल R से। फिर हमने लिखा फाई इक्वल E डॉट DA इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर अंदर तो आवेश का जो मान था वो था ही नहीं, सारा का सारा आवेश तो गोले के पृष्ठ पे था। जैसे ही हमने यहाँ 0 रखा, 0 को डिवाइड करा एप्सिलॉन नॉट से, क्या आया? 0। तो E डॉट DA 0 के बराबर आ गया। ये तभी 0 हो सकता है जब विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो? 0 हो, क्योंकि जब अंदर आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। E वर्सेस R का ग्राफ, E वर्सेस R का ग्राफ पे
ई वर्सेज आर का ग्राफ, ई वर्सेज आर का ग्राफ। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों, वो होता है KQ/r²। और ये तब कंडीशन है जब स्मॉल r बड़ा होगा किससे, कैपिटल R से। स्मॉल r बड़ा होगा किससे, कैपिटल R से। और मैं पृष्ठ की बात करूँ, सतह की बात करूँ, तो विद्युत क्षेत्र होगा प्यारे बच्चों KQ/R²। और ये तब होगा जब स्मॉल r बराबर होगा किसके, कैपिटल R के। पर अगर प्यारे बच्चों मैं अंदर की बात करूं, अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो अंदर विद्युत क्षेत्र होगा 0 जब स्मॉल r लेस देन होगा कैपिटल R से। प्यारे बच्चों बाहर कितना होगा, KQ/R²। r बढ़ेगा तो E घटेगा। पृष्ठ पे कैसा होगा, सतह पे ये बिल्कुल होगा अधिकतम। इसे मैं E को अगर हम दिखाओगे तो ये बिल्कुल अधिकतम वैल्यू होगा। E की सतह पे जो वैल्यू बनेगा प्यारे बच्चों वो बनेगा E0 का मतलब अधिकतम वैल्यू। अब प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ, E वर्सेज R का ग्राफ, E वर्सेज R का ग्राफ। और मैं सारे पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। ये तब है जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, और ये वाला कंडीशन तब है जब स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम ग्राफ बनाते हैं। जब स्मॉल r लेस देन होगा कैपिटल R से तब विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। प्यारे बच्चों जब x एक्सिस और y एक्सिस होता है तो y वाला कंपोनेंट x पे 0 होता है और x वाला कंपोनेंट y पे 0 होता है। यहाँ पे जब स्मॉल r लेस देन है कैपिटल R से अंदर की, तो विद्युत क्षेत्र 0 है, तो ये E वाला कंपोनेंट r वाली एक्सिस पे 0 होगा। तो मैं इसे ऐसे दिखा दूँगा, ये मैं इसे ऐसे दिखाऊंगा, और ये यहाँ रिप्रेजेंट करेगा कि जो E का वैल्यू है वो 0 है जब तक स्मॉल r लेस देन है किससे, कैपिटल R से। जैसे ही स्मॉल r बराबर होगा कैपिटल R पे, तो जो वैल्यू होगा वो एकदम अधिकतम बन जाएगा, और ये वैल्यू बन जाएगा प्यारे बच्चों E0। कितना बन जाएगा, E0। उसके बाद जब हम स्मॉल r बड़ा हो जाएगा कैपिटल R से तो बाहर की तरफ आ जाओगे, और जैसे ही r बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, और ये लाइन टच नहीं करानी है, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R² से। प्यारे बच्चों कभी कभी एक नंबर में ग्राफ भी पूछ लेता है, 4 ग्राफ देगा, क्या होगा, खोखले गोले के लिए इसमें से कौन सा ग्राफ है, तो तुम्हें इस वाले ग्राफ पे टिक करना है, जिससे हमारा 1 नंबर सेकंडों में तैयार हो जाएगा। और जब हम ये पेपर में डेरिवेशन कराओगे तब भी इसका तुम लास्ट तक E वर्सेज R का ग्राफ भी बना के आना, कि अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र 0 होता है, जैसे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा तो विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होगा, और बाहर की तरफ आओगे तो विद्युत क्षेत्र गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही r बढ़ेगा तो E का वैल्यू घटेगा। प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अनुप्रयोग की तरफ। हम क्या करेंगे, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम का नियम सिद्ध करेंगे। गॉस के नियम की सहायता से कूलाम का नियम सिद्ध करेंगे। कभी कभी ये भी पेपर में 3 नंबर का आ जाता है, तो इसे भी कर लेते हैं। गॉस के नियम की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम का नियम सिद्ध कीजिए। गॉस के नियम की सहायता से कूलाम का नियम सिद्ध कीजिए। कूलाम का नियम सिद्ध कीजिए। गॉस के नियम की सहायता से कूलाम का नियम सिद्ध कीजिए। प्यारे बच्चों ऐसा समझो, हमारे पास एक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R, मैंने क्या करा, इसके केंद्र पे Q आवेश रख दिया। इसके केंद्र पे कितना आवेश रख दिया, Q आवेश, और हमने यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल काट लिया और यहाँ पे Q0 आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश। तो ये स्रोत आवेश इसे प्रतिकर्षित कर रहा होगा, तो ये हमारा बनेगा E, और इसका जो छोटा सा क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी बाहर की तरफ होगा और सतह के लंबवत, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत, और जो वो होगा बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा, उस तरफ जिस तरफ हम देखते हैं, और सतह के लंबवत। तो E और DA दोनों सेम दिशा में है, तो थीटा का वैल्यू बनेगा 0 डिग्री। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फाई इक्वल E.DA, फाई इक्वल E.DA, और जैसे ही मैं डॉट हटाऊंगा तो आऊँगा कोस थीटा, और ये बन जाएगा EDA कोस थीटा, EDA कोस थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना आया था बच्चों, 0 डिग्री। तो फाई इक्वल EDA कोस 0, और कोस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये बन जाएगा EDA इंटू में 1,
प्यारे बच्चों जो समाकलन का साइन होता है वो डी वाली वैल्यू पे जाकर लगेगा, ई को हम बाहर कर देंगे और डी ए जोड़ते जाओगे तो कुल क्षेत्रफल बन जाऊगा ए, फाई इक्वल ई ए। प्यारे बच्चों गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ई इंटू 4 पाई, वो ई तो यहाँ पे था ही, तो गोले का क्षेत्रफल कितना बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से, गॉस के नियम से हम लिखेंगे फाई इक्वल क्यू अपॉन अपसाइलन नोट, फाई इक्वल क्यू अपॉन अपसाइलन नोट, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 व 2 को इक्वेट करा देंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो प्यारे बच्चों ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल आया क्यू अपॉन में अपसाइलन नोट, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाऊगा, तो क्यू ई इक्वल 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नोट, और प्यारे बच्चों ये बन जाएगा क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नोट कितना होता है के, तो ये बन गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो आ गया गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है कूलाम बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात, कूलाम बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ई के प्लेस पे इस वैल्यू को उठाकर रख देंगे, तो ई के प्लेस पे जैसे ही रखेंगे तो ये बनेगा एफ अपॉन क्यू नोट, और ये बना के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये यहाँ डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एफ इक्वल बन जाएगा के क्यू इंटू में क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, एफ इक्वल के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हमने क्या सिद्ध कर दिया, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम सिद्ध कर दिया, जिसमें आया एफ इक्वल के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करनी है, और ये भी पेपर में 3 नंबर का आ सकता है। कितने नंबर का प्यारे बच्चों, 3 नंबर का। इस पर टिक कर लो कि 2026। प्यारे बच्चों हमें सपोर्ट करते रहो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ बताओ कि एक और नया चैनल आया है यूपी बोर्ड एक्सपर्ट के नाम से, जहाँ की पूरी टीम ही एक्सपर्ट है। मैथ के टीचर तो 1 नंबर के हैं, सारे जाके मैथ के लेक्चर देख दो, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं मिलने का मैथ जैसा।